गुड इवनिंग। थोड़ा वेट कर लेते हैं, सारे बच्चे आ जाए उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग बता दीजिए कि मेरी आवाज आ रही है सबको। विजिबल है सब कुछ? नमस्ते प्रांजलि। नमस्ते मीनाक्षी। आई एम फाइन, हाउ आर यू? थोड़ा वेट और करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कोई भी डाउट होगा तो आप लोग चैट पे चैट कीजिएगा, ठीक है? कमेंट कीजिएगा, वरना इसको आराम से पढ़िए। आज हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्नी को, ठीक है? स्टार्ट करें। एक बार सब लोग कमेंट कीजिएगा तो पता चलता है ना कि कौन बच्चा आया कौन बच्चा नहीं आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हाँ। क्वेश्चन आप भी आ गए हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्नी को। इनका तो पहला पूरा नाम था जियाउद्दीन बर्नी। ये नाम याद रखिएगा, ठीक है? और इनका जो कार्यकाल था वो था 1286 से लेके 1359 तक, ठीक है? अब देखिए, इनका दूसरा नाम है जिया बर्नी। इस नाम से भी इनको जाना जाता है, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? दो नाम होगा, एक तो इनका पूरा नाम, एक तो इनका ये नाम। क्लियर है यहाँ तक? गुड इवनिंग मधु। अब लोगों को क्लियर है तो बोलते जाइए, ठीक है? मधु बस अभी एक स्लाइड ही बस
हम लोगों ने बस उसको बताया कि उनका नाम जियाउद्दीन बर्नी है और एक जिया बर्नी है। तो ये भारत के मुस्लिम चिंतन का अग्रदूत थे, मतलब कि इन्होंने ही मुस्लिम चिंतन को आगे बढ़ाया था। पियोनियर ऑफ मुस्लिम थॉट्स इन इंडिया। ये किस धर्म से बिलोंग करेंगे? इस्लामिक धर्म से, ठीक है। और इस्लामिक धर्म को ये बहुत कट्टरता से मानते थे, ठीक है, बहुत कट्टर सपोर्टर थे। अब इसमें बोल रहा है कि ये भारत के मुस्लिम चिंतन में आते हैं। तो भारत में मुस्लिम चिंतन कब आया था? उस पीरियड को क्या कहते हैं, आप लोग बताइए। भारत में जब मुस्लिम चिंतन चल रही थी, उस समय जब मुसलमान लोगों ने मतलब राज्य किया था, उस समय उस पीरियड को क्या कहते हैं? किसको पता है? नहीं पता है तो बोलिए कि नहीं पता है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जा सकते हैं इसको, पर पढ़ना तो जरूरी है। हाँ, सल्तनत पीरियड। ठीक है, उस पीरियड को, हाँ, मुगल काल, है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए, बर्नी मध्य युगीन भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ये बहुत प्रसिद्ध हिस्टोरियन थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। बर्नी was the famous historian of the Delhi Sultanate in a medieval India। इसमें कुछ जानने वाली बात नहीं है, अभी जैसे हम लोगों ने बताया कि ये क्या थे, कि मुगल काल से संबंध रखते हैं ये। अब देखिए, जिसने राजशिल्प, स्टेट क्राफ्ट और शासन कला, आर्ट ऑफ गवर्नमेंट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए ऐसे संकेत भी दिए हैं जो राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब एक चीज जान लीजिए, मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया है और मैं फिर से बता रही हूँ कि हम किसी भी थिंकर को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनका कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण रहता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसीलिए हम उनको पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग को क्या पढ़ना है? ठीक है, राजनीति से ही संबंधित पढ़ना है। तो जो भी थिंकर्स आएंगे, उन्होंने राजनीति के बारे में जो जो चीजें बातें बोली होंगी, उसके वजह से हम लोग उन थिंकर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये दो इन्होंने अपनी क्या दे दी थी, विचार दिए थे। While expressing his views on statecraft and art of government, he also given some indication which are important from the point of view of political theory, है ना। अब देखिए, बर्नी जिस समय दिल्ली सल्तनत में थे, ठीक है, उन्होंने काम किया था, उस समय वो दो राजाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। एक तो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, और दूसरा फिरोज शाह। ये इनके आखिरी राजा थे जिनके कार्यकाल में बर्नी थे, है ना। ये नाम याद रखिएगा। इन्होंने फिरोज शाह के ऊपर एक किताब भी लिखी है। अभी जब हम लोग बुक डिस्कशन करेंगे तो उसमें वो चीज क्लियर होगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था चाणक्य को, कि चाणक्य अपने समय में जो धनानंद से उसे प्रभावित हुए थे, है ना।
वो उन्हीं के ऊपर अपना आइडियल किंग ढूंढ रहे थे। सेम सेम इन्होंने भी यही किया है। ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह से बहुत ज्यादा क्या थे, हाँ, प्रभावित थे। खिलजी जगन्नाथ खिलजी को ना हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस के व्यू से पढ़ रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से क्या चीज प्रभावित किया था, ठीक है। अब हिस्ट्री हिस्टोरियन थे तो हम लोग को हिस्ट्री में भी इनको पढ़ना है। सेम मार्क्स को हम लोग को, अब मार्क्स ने इतनी ज्यादा थ्योरीज दी है कि हम लोग को हर सब्जेक्ट में मार्क्स को पढ़ना है ना। हम्म। देखिए, उन्होंने, जैसे अभी जगन्नाथ बता रहे हैं कि बर्नी और अलाउद्दीन खिलजी, जिसको खिलजी बोला जाता है, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के शाही दरबार की सेवा का अवसर इनको मिला था, मतलब वहां पे वो सेवा कर चुके थे, है ना। बर्नी गॉट अपॉर्चुनिटी टू सर्व दैट रॉयल कोर्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। और यहाँ पे ही क्या हुआ था, जब तक इनका शासनकाल रहा था तब तक वो बहुत अच्छे से रहे थे। वह तुगलक का इतना कृपा पात्र और विश्वास पात्र बन गए थे कि सल्तनत सुल्तान की नदीम सहचर या मित्र माना जाता था। इसका मतलब बर्नी को, जो तुगलक वंश था उसमें जो भी राजा थे, ठीक है, सुल्तान, तो देखिए राजा को दो चीजों से, जो किंग है, पहला तो सुल्तान बोला जा रहा है और दूसरा क्या बोला जाता था, बादशाह। क्लियर है ये, उनके मित्र की तरह ये हो गए थे। सबको क्लियर है ये। he became so forward to trusted by Tughlaq and he was considered the Sultanate Nadim companion friends। ये क्लियर है सबको। हाय तरुण। आपने नया ज्वाइन किया है क्या तरुण? और सब बच्चे को यहाँ तक क्लियर हो गया, सब लोग बोले पहले। सारे लोग है क्लास में, चैट नहीं दिख रहा क्या आपको? अच्छा, अभी आप जस्ट आए हो ना, इसकी वजह से चैट नहीं दिख रहा होगा। वेरी गुड जगन्नाथ। और लोग, प्रांजलि, रामलखन, मधु, मीनाक्षी, और भी जो लोग लाइफ में बैठे हुए हैं वो बताइए, क्लियर है? वेरी गुड। बट लेटर, ठीक है, बाद में क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी मतलब जो भी उनका, मतलब क्या बोल रहे हैं आप तरुण? तो उत्तराधिकारी कौन होता है, कमेंट कीजिए तो। वो कौन थे? मुल्तान फिरोज तुगलक के शासन काल में उस उसे कई दुश्मन, कई दुश्मन पैदा हो गए थे। इसी के कारण उनको बहुत ज्यादा कष्ट उठाने पड़े थे, ठीक है, और बंद गृह की यातना भी भोगनी पड़ी थी। इसका मतलब उनको जेल भी जाना पड़ा था। Many of his enemies across during the region of Muhammad bin Tughlaq successor Multan Firoz Tughlaq. Due to these, he had to suffer a lot and had to endure on torture of prison। ठीक है, तो इन यहाँ पे प्रिजन के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है, बंदी गृह।
जिसमें बंदी को बंद करके रखा जाता था। ठीक है। उत्तराधिकारी वही होता है जो राजा के बाद राजपाट संभालता है। ठीक है। इसी तरह अपने जीवन में अंतिम वर्षों में उनकी दशा बहुत दयनीय और शोचनीय हो गई थी। इसका मतलब अंतिम जब उनका समय आया था, उस समय क्या हुआ था कि इनके बहुत सारे दुश्मन हो गए थे, इसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ी थी। इन दिस वे, इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ, ही कंडीशन हैड बिकम वेरी पिटफुल एंड डिप्लोरेबल। ये क्लियर हो गया? थोड़ा फास्ट फास्ट कमेंट कीजिए, सारे बच्चे लाइव ही बैठे हुए हैं। जैसे हम लोग एक्टिव रहिए। सिर्फ जगन्नाथ ही क्लास में है क्या, और बच्चे नहीं है क्या? क्या नहीं? मधु। कमेंट बहुत स्लो हो गया है। देखिए, बढ़नी के चिन्ह के मध्य मुख्य लक्ष्य, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बर्नी थॉट। अब जैसे हर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि हर एक थिंकर का क्या होता है कि एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ऐसे ही उनका भी एक ऑब्जेक्टिव था। कोई बात नहीं। अच्छा, नेट की इशू चल रही है, कोई बात नहीं। देखिए, तो साम्राज्य के संगठन को अत्यंत सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, इसका मतलब इन्होंने बोला कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। अब किसके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं? राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। और वो भी कैसा? तो इस्लामिक। उन्होंने बोला है कि उनका जो भी साम्राज्य होगा वो क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, कि कोई भी बाकी जो भी राजा है उसको कभी भी तोड़ ना पाए, भेद ना पाए। ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि जो साम्राज्य को क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि राजशक्ति को जनहित में कैसे लगाया जाए। तो जो भी राजशक्ति है, ठीक है, पावर है, उसको लोगों के हित के लिए कैसे यूज में लाया जाए, ये उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि पावर मतलब इनका मतलब है कि जो राजा होगा, ठीक है, या फिर जो साम्राज्य होगा वो बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, पॉपुलर होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए। तो किसी भी साम्राज्य को कैसे लोकप्रियता प्राप्त हो, इसके बारे में इनका ये ऑब्जेक्टिव था। तीन ऑब्जेक्टिव का इन्होंने बात की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। हाउ शुड रॉयल पावर बी डिप्लॉयड इन पब्लिक इंटरेस्ट?
हाउ टू अचीव legitimacy of popularity for royal power। ये क्लियर है? अब देखिए, जो इस्लामिक रिलीजन होगा, ठीक है, वो किन चीजों पे क्या होगा, डिपेंड होगा, है ना? तो 3 चीजों पे वो डिपेंड करता है। पहला तो कुरान, दूसरा शरीयत और तीसरा हदीस। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड और ये थर्ड। अब कुरान को तो सब लोग जानते हैं कि कुरान क्या है। कौन कौन बच्चे कुरान के बारे में जानते हैं वो बताइए। बरनी को कौन बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, एक बार कमेंट कीजिए तो सारे बच्चे। थोड़ा फास्ट। वेरी गुड। कुरान क्या होता है? कुरान ये होता है, जो गॉड होते हैं या फिर ईश्वर बोल सकते हैं, उनके वर्ड्स, है ना, उनके शब्द कुरान में लिखे हुए हैं। दूसरा क्या है? शरीयत। ये कानून है, इस्लामिक कानून। और हदीस क्या होता है कि, या ये क्लियर हो रहा है सबको? सब लोग कमेंट कीजिए। हाँ। और उन्होंने, बर्नी ने ये बताया है इसमें कि जो भी जो इनके ईश्वर है, उनके जो जितने भी शब्द हैं, मतलब उनकी बातें सारे कुरान में लिखी हुई हैं, ठीक है। और हदीस क्या होता है? हदीस में मोहम्मद साहब की शिक्षाएं हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुरान बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो बर्नी ने क्या बताया है कि जो कुरान में लोगों को समझ में नहीं आया, उसको मोहम्मद साहब ने अपनी शिक्षा के माध्यम से, ठीक है, हदीस में बताया है। तो ये 3 तरह का इस्लामिक रीजन धर्म है, और इसी पे बेस्ड रहेगा बर्नी का विचार। तो बर्नी जितना भी विचार देगा, ठीक है, वो सब किस पे बेस्ड रहेगा? कुरान, शरीयत और हदीस। ये क्लियर है सबको? आप लोग की तरफ लाइट की भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, शायद उसके वजह से सबको दिक्कत हो रही होगी। अब देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकी किताबें बहुत महत्वपूर्ण है,
तो आप लोग का एक काम होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो तो कर ही चुके होंगे। देखिए पहला है सलत ए कबीर, नाम ऐसे ही याद करना है। हाँ, आज तो होगा ही ना, मतलब आज थोड़ा-सा है प्रॉब्लम। मेरी भी तरफ में लाइट नहीं थी, तो मैंने ये सोचा था कि कैमरा ऑफ करके पढ़ाएँगे, बट लाइट अभी आ गई है। कोई बात नहीं। देखिए, बुक्स क्या है? सलत ए कबीर है, ठीक है? दूसरा हसरतनामा, तीसरा सनाए ए मोहम्मदी, चौथा फतवा ए जहादरी। तो ये सब इनके बुक्स के नाम है, जैसे बुक्स के नाम होंगे वैसे ही याद कीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, फतवा ए जहादरी में बरनी का फतवा ए जहादरी को बरनी का अर्थशास्त्र कहा जाता है, ठीक है? और इसीलिए बोला गया है कि इस्लाम पीरियड के चाणक्य हैं ये, ठीक है? क्योंकि इन्होंने फतवा ए जहादारी में सिर्फ किस चीज की बात की है, तो इनका जो अर्थशास्त्र है उसमें किस चीज की बात हुई है, ठीक है, कानून की, कला की बात हुई है, ठीक है। तो जो मैंने पहले बताया था कि इन्होंने आर्ट ऑफ गवर्नमेंट की बात की, आर्ट ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, तो वो इन्होंने कहाँ बात की है, तो फतवा ए जहादारी में ही बात की है। ये क्लियर हो गया, सिंपल सी चीज है। और ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, चाणक्य वाला। क्लियर है सबको? और जिन बच्चों को नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उनके तरफ नेट नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे कि जो रिकॉर्डेड क्लास होगी उसको देख लेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे अभी यहाँ पे हैं जिनके पास प्रॉब्लम नहीं है, उनका क्लियर है, तो कमेंट कीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, वो अभी आगे पढ़ेंगे ना, जो अभी वाला भी पढ़ेंगे। अब देखिए पांचवा, 7 किताबें हैं इनकी इंपॉर्टेंट। तारीख ए फिरोज शाही, तो मैंने बताया ना कि फिरोज शाह पे भी इन्होंने किताब लिखी है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर की कि आपको इसमें क्या बात बोला गया क्या नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट है कि ये फिरोज शाह के बारे में लिखा गया था। अब इनायत नामे इलाही, ये 6th बुक है, और मसर ए सादत, ये 7th बुक है। इन सारे बुक्स का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत वीवीआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है। अब आप लोग का काम क्या है, आप लोग का काम ये है कि आप लोग एक बार गूगल करके या फिर जैसे भी हो, इन सारे बुक्स के अंदर क्या है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि रिमेम्बर करने की जरूरत है, बस उसके बारे में जानकारी ले लेना चाहिए कि हमसे कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। चलिए, अभी मैंने जैसे बताया, ठीक है, इन्होंने डिवाइन लॉ और स्टेट लॉ की बात की है, तो यह राजशिल्प पर ऐसा ग्रंथ है जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की गई है। तो इन्होंने स्टेट के बारे में बात की है, किस पे, फतवा जहादारी पे, ठीक है। इसीलिए इनको कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी क्या किया जाता है, तुलना की जाती है, ठीक है। दिस इज ए ट्रीटाइज ऑफ statecraft
विच कैन बी कंपेयर्ड विथ कौटिल्य अर्थशास्त्र। ये मैंने पीछे अभी बताया, वही चीज बता रहा है। अब देखिए, हाँ कंपेयर किया है। स्टेट लॉ के बारे में इन्होंने क्या बात की है? अब देखिए, एक किंग होगा, कोई भी स्टेट होगा तो उसमें किंग तो होगा ही। किंग को इन्होंने क्या बोला है? सुल्तान या फिर बादशाह, याद रखिएगा। अब किंग, स्टेट लॉ है तो स्टेट तो आएगा ही। स्टेट के लिए क्या बनाएगा? पॉलिसी बनाएगा, मतलब रूल बनाएगा। और उस पॉलिसी को पूरा करने के लिए वो फिर क्या लेगा? एक्शन लेगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि राज्य के लिए जो नीति बनाई जाती है वही क्या होती है? राजनीति होती है। क्लियर है ये? सोचिए कितना आसानी से ये बात उन्होंने बोली है कि राजनीति क्या होती है। राज्य के लिए जो भी पॉलिसी बनती है, नीतियां बनती है, उसी को क्या कहते हैं? राजनीति बोलते हैं। क्लियर है ये? वहां तक सबको क्लियर हो गया कि किंग क्या करेगा? स्टेट के लिए एक पॉलिसी बनाएगा, पॉलिसी के लिए एक्शन लेगा। ठीक है, तो राज्य के लिए जो भी नीति बनाई जाती है उसे राजनीति कहते हैं। और ये किसके हिसाब से? तो बर्नी के हिसाब से, बर्नी के विचार के हिसाब से। अब इन्होंने किंग के बारे में क्या बात बोली? सुल्तान को 5 बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, पहला झूठ, दूसरा है धूलमुलापन, छल कपट, कोप और अन्याय के साथ देने की प्रवृत्ति। मतलब कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा कि एक दिखावे का सपोर्ट नहीं करना चाहिए किसी को भी। छल नहीं होना चाहिए आपके मन में। ठीक है, हाँ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार की चीजें होनी चाहिए। इसका मतलब जो सुल्तान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एकदम, हाँ न्याय प्रिय होना चाहिए। उन्होंने सुल्तान की बात की है और न्यायपूर्ण सुल्तान की बात की है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, दूसरी चीज इन्होंने बोली है। तो मैंने जैसे बताया था कि ये कट्टर सपोर्टर थे। तो इन्होंने बोला कि रियल किंग, तो रियल किंग इन्होंने बोला मोहम्मद गजनी को। ठीक है, और बाकी जो अदर किंग होंगे, मतलब जितने भी किंग इन्होंने देखे अपने जीवन काल में, वो सब क्या हैं? इनके बच्चे हैं, चाइल्ड हैं। अब इनको इन्होंने रियल किंग क्यों माना? किसी को पता है? कमेंट कीजिए।
नहीं पता है तो ये भी बोलिए कि नहीं पता है। मोहम्मद गजनी ही थे ना? एक बार आप लोग चेक किए तो। आप लोग बताइए कि इन्होंने इनको रियल किंग क्यों बोला है? हाँ, मोहम्मद गजनबी होगा, ठीक है। राम लखन छोड़ दीजिए। गजनी तो दूसरे कल में आ जाएंगे ना। यहाँ पे मोहम्मद गजनबी होगा। हाँ, ठीक है। तो एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, काफिर, ठीक है। तो इन्होंने एक बार काफिरों को बहुत बुरी तरफ से क्या किया था? मार दिया था, ठीक है, किल किया था। इसके वजह से, और काफिर किसको कहा जाता है? जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं, ठीक है। या फिर पहला तो वो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं, और दूसरा वो मूर्ति की पूजा करते हैं। हाँ, गैर मुस्लिम। और दूसरा कि वो मूर्ति की पूजा करते हैं। तो काफिर वर्ड उसी के लिए, ठीक है। और दूसरी तरफ इनको दिखाया गया है, अब बताइए। एक तरफ ये बोल रहे हैं कि रियल किंग वही है जो कि मोहम्मद गजनबी थे, जिन्होंने काफिरों को मार दिया था। और दूसरी तरफ अब ये बोलेंगे कि ये जो हिंदू हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके दुश्मन नहीं थे, उनको वो दुश्मन नहीं मानते थे। अब बताइए ये कहाँ से रिलेट कर रहा है? वही तीन धर्म है जिसमें मूर्तियों की पूजा होती है, ठीक है, जिसमें हिंदू धर्म भी आता है। और उस समय हिंदू धर्म ही ज्यादा क्या था? यहाँ तक क्लियर है? हिंदू धर्म ही ज्यादा उस समय चल रहा था जब इस्लाम धर्म आया था, सल्तनत पीरियड आया था। क्योंकि जो हिंदुओं का जो जनसंख्या था वो ज्यादा था मुस्लिमों से। ये क्लियर है सबको? हाँ, बिल्कुल। अब जब आप पढ़ेंगे ना तो आप कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे बोल के लिए लोग कुछ भी बोलता है, लेकिन अगर जो चीज हम लोग को दोनों चीज दिख रही है तो उसमें हम लोग को समझ में आता है कि ये कहना क्या चाहते थे। एक तरफ से ये खुद को अच्छा दिखा रहे हैं और एक तरफ से ये बोल रहे हैं कि जितने भी शासक थे वो सब क्या है? मोहम्मद गजनबी के बच्चे हैं, क्योंकि वो उस तक से नहीं काफिरों को मार पा रहे हैं, और ठीक है, विजय पा रहे हैं जिस तरफ से मोहम्मद गजनबी ने पाया था। अब देखिए, इन्होंने एक और बात कही है कि अगर राज्य में, उनके सल्तनत में कोई भी विद्रोह की भावना रखने वाले विशिष्ट वर्ग को कुचल दिया जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। अब देखिए यहाँ पे भी इन्होंने वही चीज किया। इन्होंने यहाँ पे ही इसी की वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्या इन्होंने क्या किया था कि हिंदू को भी बोल दिया था कि मैं हिंदू को भी क्या कर रहा हूँ, मैं हिंदू का भी दुश्मन ही हूँ, है ना।
हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव इन्होंने नहीं रखी है, इनका कहने का मतलब यही है। तो इन्होंने बोला कि जो भी सल्तनत पीरियड उस समय जो भी सल्तनत में विद्रोह करेगा उसको क्या कर देना है, उसको कुचल देना है, ठीक है। द एलाइट क्लासेस हैविंग द spirit and rebellion should be crushed where they are Hindus or Muslim। अब देखिए दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली है कि निम्न श्रेणियों के लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाए, चाहे वो हिंदू है या फिर मुस्लिम है। लोअर लोअर कास्ट की यहाँ पे बात हो रही है ना, जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं वो क्या रहेंगे, उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी, या फिर वो हिंदू होंगे या फिर वो मुस्लिम होंगे। और प्रजा की खुशहाली का खास ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। जो भी उनकी प्रजा होंगी उनकी खुशहाली का उन्होंने बोला कि ख्याल रखने के लिए। The lower categories of people should be deprived of education where they are Hindus or Muslim. Special care should be taken for the welfare of the people। बिल्कुल। जैसे जैसे आप इनको पढ़ते जाएंगे ना आपको पता चलता जाएगा कि बहुत सारे ऐसे थिंकर होते हैं ना जो, अब देखिए आप भी कहीं ना कहीं अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा हो तो आपको कभी ना कभी अगर आपको कोई कोई पसंद नहीं है फिर भी आपको उसके साथ बैठना पड़ता है, ठीक है। सेम यही चीज है। वही बात है ना, एजुकेशन से वंचित कर रहे हैं, लोअर कास्ट मतलब वर्ग का यहाँ पे भी उन्हें भेदभाव कर दिया। उसके बाद से ये बोल रहे हैं कि प्रजा सारी खुशहाल होनी चाहिए। इसका मतलब जो प्रजा खुशहाल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बस दिखावे की प्रजा होनी चाहिए जो खुश है। क्योंकि इन्होंने ये भी बात बोल दी कि जो विद्रोह करेगा उसको कुचल देना है, इसका मतलब मार देना है। अब देखिए बर्नी ने लिखा है कि जब राज्य कोई कानून बनाए तो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी होगा। मोटे तौर पर जवबित, ठीक है, का निर्माण शरीयत की मूल चेतना के अनुरूप होना चाहिए। अब मैं बताऊंगी कि शरीयत और जवाबित क्या है, ठीक है। आप बस जान लीजिए कि इन्होंने ये बोला कि राज्य का जो भी कानून बनेगा वो क्या होगा, और राज्य का कानून किसके द्वारा बनेगा, राजा के द्वारा बनेगा, ठीक है। तो वो वहां की सामाजिक और राजनीतिक जो भी परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से बनेगा। Barney has written that when the state makes any law, it will be necessary to keep in mind to then social and political presumptions. Broadly speaking, Jawabit should be constructed and according with the basis spirit of शरीयत। अब देखिए अभी ही बता देती हूँ, ठीक है। ये है जवाबित और ये है शरीयत। शरीयत क्या होता है, शरीयत में इस्लामिक कानून के बारे में बात हुई है, ठीक है। दूसरा होता है जवाबित। दो तरह के क्या होंगे, लॉ की बात हुई है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट शरीयत में तो क्या हो गया, इस्लामिक कानून हो गया, जितनी भी कानून की बातें इस्लाम की वो क्या होंगी, शरीयत में होंगी। लेकिन जवाबीत में अब क्या होगा, जवाबीत में बोला गया है कि जो भी इस्लाम शरीयत में नहीं होगा, ठीक है, शरीयत से छूट जाएगा उसको वो कहाँ रखेंगे, जवाबीत में रखेंगे। और ये बदला जा सकता है परिस्थिति, अभी मैंने बताया तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये कानून बदला जा सकता है, ठीक है। और कौन बदलेगा, तो सुल्तान बदलेगा, किंग बदलेगा,
ठीक है। और लेकिन किंग को भी बेस किसको रखना है? शरीयत को ही बेस में रख के कोई भी कानून बनाना है। ये क्लियर हुआ सबको कि दोबारा से रिपीट करूं? बर्नी हैज रिटन दैट व्हेन द स्टेट मेक्स एनी लॉ, अच्छा ये मैंने बता दिया, ये क्लियर हुआ। सब लोग कमेंट कीजिए। क्लियर हो गया तो भी बोलिए कि क्लियर हो गया, किसी और का इंतजार नहीं करना। अब देखिए, बर्नी ने 4 शर्तें पूरी करने की मांग की, इन्होंने 4 शर्त की बात की है। पहला क्या? हावित को कोई व्यवस्था शरीयत के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जैसे मैंने बताया कि जवाबीत में क्या होगा, कोई भी जो राजा कोई भी कानून बनाता है, ठीक है, वो शरीयत के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शरीयत ही क्या होगा, इस्लामिक कानून होगा, बेस क्या होगा, शरीयत को ही मानना है। शरीयत के बाहर कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए, उसके विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए, ठीक है, पहला शर्त हो गया। दूसरा, इनकी व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जो कुलीन वर्ग और जनसाधारण के मन में सुल्तान के प्रति निष्ठा को बढ़ा सके और नई आशा जगा सके। अब बताइए आप, इनकी शर्त क्या है दूसरी, कि कुलीन वर्ग जो लोअर कास्ट है और जनसाधारण जो भी आम लोग हैं वहां के कॉमन पीपल, ठीक है, सुल्तान के लिए, किंग के लिए निष्ठा को बढ़ा सके, ठीक है। अब बताइए, पहले तो क्या करते हैं, आप लोअर कास्ट के लोगों को शिक्षा नहीं देते हैं, और दूसरी बात ये करते हैं कि आपको ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए जिसमें जो लोअर कास्ट है वो क्या हो, किंग के प्रति निष्ठा रखे, सपोर्ट रखे, होप रखे। ऐसा पॉसिबल है? आप आशा को खत्म कर रहे हैं और दूसरी बात बोल रहे हैं कि नई आशा जग सके किंग को देखकर। Its arrangement should be such that they can increase their loyalty towards the Sultan in the minds of elite and the common people can awake new hope. पॉसिबल है कि नहीं है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जगन्नाथ के कशन, राम लखन, मधु, थोड़ा फास्ट। अब एक ही बार सबका कमेंट आएगा। मैंने ये बोला कि पहले तो उन्होंने बोल दिया लोअर कास्ट के लोगों को कि आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी, दूसरी तरफ ये शर्त ये रखते हैं कि जो भी व्यवस्था बननी चाहिए, ठीक है, मतलब पॉलिसी बननी चाहिए, है ना, कानून बनना चाहिए, वो
लोअर कास्ट और जनसाधारण के मन में सुल्तान के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, इसका मतलब लॉयलिटी रखनी चाहिए। और साथ ही साथ जब वो सुल्तान को देखें तो उनके मन में नई आशा जगनी चाहिए। ये पॉसिबल है कि एक तरफ आप उनके ऊपर जाति कर रहे हैं, उनको हर चीज से हटा रहे हैं, उनको वर्ग में बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये चाहते हैं कि क्या हो, कि जो भी जनसाधारण हो वो किंग के तरफ लॉयल रहे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। थर्ड बात, कि इनकी प्रेरणा का स्रोत स्वयं शरीयत और परम पवन खलीफा होने चाहिए। ठीक है, इनका जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना चाहिए, एक तो खलीफा होना चाहिए, मोस्ट हॉली खलीफा, एंड सेकंड होना चाहिए शरीयत। ये याद रखिएगा। और जो चौथा शर्त है, इन्होंने क्या बताया, यदि किसी व्यवस्था के कारण राज्य को शरीयत के विरुद्ध कोई कानून बनाना पड़े तो वह परोपकार, चैरिटी की भावना से प्रेरित होना चाहिए, और जहां कहीं शरीयत का उल्लंघन हुआ है उसकी उपयुक्त क्षतिपूर्ति कर देनी चाहिए। ठीक है, किसी कारणवश अगर वो उल्लंघन करते हैं शरीयत का, तो वो चैरिटी के लिए ही होना चाहिए। If due to any completion the state has to make a law against Sharia, then he should be inspired by the charity, the spirit of charity. The way ever Sharia has been violated, appropriated compensations should be made. Clear. टैक्स की बात इन्होंने कैसे क्या बोली है, देखिए इन्होंने टैक्स की बात की है, याद रखिएगा। तो स्टेट में किंग होंगे, और किंग को इन्होंने बोला कि जो पीपल हैं, लोग हैं, उनसे क्या लेना चाहिए, टैक्स लेना चाहिए, और बदले में क्या देना चाहिए, सुरक्षा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप टैक्स लीजिए और उसके बदले में आप लोगों को क्या दीजिए, सुरक्षा दीजिए। ये क्लियर हुआ। 2-3 स्लाइड है। हाँ बिल्कुल। देखिए कि और इन्होंने, अब आप ये बताइए कि टैक्स कैसे लेंगे, सबसे ज्यादा उस समय क्या चल रहा था भारत में, कृषि। टैक्स कलेक्ट करने के लिए उन्होंने किसको चुना, जमींदार को। तो एक वर्ड आता है इक्ता, मुस्लिम वर्ड है। ठीक है, हाँ। तो तो वो जो पर्सन है वो क्या बन गया, पर्सन को बोला जाता है जो टैक्स को इकट्ठा करता है। हाँ, लैंड तो इम्पोर्टेंट है, कृषि है, क्योंकि कृषि प्रधान ही देश था। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं जमींदार, हिंदी में बोलते हैं, बट जो इस्लाम में मुस्लिम वर्ड है इक्ता, तो जो इस टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्तादार हो जाएंगे।
ठीक है, तो आप लोग जमींदार नहीं लिखिएगा, अगर इक्तादार आता है तो इक्तादार लिखिएगा, क्योंकि हम लोग को जो भी भाषाएं रहती हैं, अब देखिए धर्मशास्त्र में हम लोगों ने संस्कृत वर्ड्स उठाए थे, वैसे ही इस्लामिक अगर हम लोग कोई थिंकर को पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या उठाएंगे, जो इस्लामिक वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आएंगे। फिर आप लोग को लगेगा कि ये इक्तादार है क्या। ये क्लियर हो गया? हाँ देखिए, बर्नी ने अपने दंड सिद्धांत के अंतर्गत कहीं भी हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव का समर्थन नहीं किया है। मैं इसी को बता रही थी कि इन्होंने अंत में ये बोल दिया है कि अगर आप किसी को दंड दे रहे हैं तो वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। Gandhi has not supported discrimination between Hindus and Muslims. Anywhere he is the he in his theory of punishment. ये क्लियर है यहाँ तक? अब नई चीज पढ़ेंगे। सबको क्लियर हो गई है तो बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट। लास्ट एक और स्लाइड बचा है बस। गुड। अब मैंने जैसे बताया था कि टू टाइप ऑफ लॉ होते हैं, है ना, वही चीज दोबारा से ही मैंने उधर ही बता दिया था, इसका एक स्लाइड। तो पहला क्या होता है, शरीयत, और दूसरा जवाबित। शरीयत में क्या होता है, इस्लामिक कानून, है ना, और दूसरा जवाबित में क्या होता है कि जो भी कानून शरीयत में छूट गया है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, जवाबित में रखेंगे, और ये इसका पूरा कंट्रोल किसके द्वारा रहेगा, राजा के द्वारा। और जिस समय जो भी चीजें चल रही हैं उसकी परिस्थिति के हिसाब से, ठीक है, ये कानून बनेगा, और राजा अपने मन के हिसाब से ये कानून नहीं बना सकता है। बेस किसको रखना है, शरीयत को ही रखना है, ठीक है। क्लियर? ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा, ये पीछे भी मैंने बताया था। चलिए, लास्ट बचा है, कोर्ट के बारे में बात होती है कि इस्लाम में कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। बर्नी ने कितने प्रकार के कोर्ट का जिक्र किया है, तो दो प्रकार के कोर्ट का जिक्र किया है, एक तो सिविल और एक क्रिमिनल। ठीक है, सिविल में क्या होगा कि छोटी मोटी जितनी भी केस होंगे वो सिविल में आएंगे। जैसे कि किसी के जमीन की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, किसी के घर में झगड़ा लड़ाई हो गया ना, और दूसरा आएगा क्रिमिनल। ये दो तरह के कोर्ट का जिक्र हुआ है, और इसमें भी जो सबसे पहले तो एक जज होंगे, ठीक है, लेकिन जो लास्ट फाइनल डिसीजन लेंगे वो कौन होंगे, किंग। सुप्रीम ऑथोरिटी किसके पास होगी, राजा के पास।
इसी का चर्चा इन्होंने किया है। ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर हो गया? एक बार सबको कमेंट कर दीजिए, खत्म हो चुका है। है ना? तो अब ये लास्ट था, खत्म हो गया। अब हम लोग कल दूसरे थिंकर को पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं आप जगन्नाथ? बर्नी से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है? बर्नी से क्वेश्चन आएगा सीधे सीधे, पता है किससे? आप लोग याद करिएगा, बुक्स तो ऑलमोस्ट सारे थिंकर्स के आते हैं। जैसे अभी गांधी जी आएंगे, उनकी तो बुक्स, उनकी थ्योरीज को एकदम आप लोग को ना ऐसे रट लेना है, क्योंकि फिर ऐसा होगा ना कि मैंने क्यों नहीं गांधी जी को बहुत अच्छे से पढ़ा। इस बार अरविंद से भी आया था क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू से आया हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं, ठीक है, उनका ऐसा क्वेश्चन आता है। हो गया जगन्नाथ आपका? आप जब पीपीटी आपको मिलेगी तो मैं अच्छे से उसमें लिख के उसके बाद पीपीटी डालूंगी, ठीक है? आज कल तक की पीपीटी आप लोगों को मिल चुकी होगी, आप लोग देख लीजिएगा। सारी मैंने अपलोड कर दी है, आज की बस पीपीटी बाकी है बस। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि सब। कल मिले हैं नए क्लास के साथ।